आज की रासायनिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पी मैम AKA डोरा मैम। सीक्वेंशियल रिएक्शन का सवाल है। हमने स्टोइकियोमेट्री को गोली मारी, हमने कहा कि भैया इधर आओ। नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने क्या क्या किया, आंख बंद करके रिकॉल करिए। इस पार्ट में हमने अब तक क्या सीखा है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब ये ऐसा टॉपिक है, आप ये समझिए 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में लगभग हर शिफ्ट में बेटा POAC का क्वेश्चन आया हुआ था। आज की रासायनिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पी मैम AKA डोरा मैम, जो आज लेकर आए हैं मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बेटा ये सेशन जो पार्ट नंबर 2 है मोल का, इसमें हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए इस कोर्स को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने डिमांड किया था कि मैम हम ये चाहते हैं YouTube पे इस बार आप मेंस और एडवांस की बहुत अच्छे से तैयारी कराएं, मगर फ्री में, क्योंकि पैसे में तो मैम हर कोई ही करा देगा, मगर फ्री में हमारे साथ वादा करके साथ में चलते हुए ये साथ निभाना बहुत कम लोग करते हैं। और आप खुद ही देखिएगा अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, मगर कितने ही टीचर्स आपसे पर्सनली कनेक्ट कर पाते हैं। और बेटा वही एक डिफरेंट चीज़ है वेदांतों के बारे में कि हम बच्चों से पर्सनली कनेक्टेड होते हैं, उनकी गाइडेंस में साथ साथ पूरी जर्नी तुम्हारे साथ जीते हैं। तो ऐसे तुम्हारा डिमांड जब भी तुम कुछ चीज़ करते हो कि मैम टेस्ट सीरीज लेकर आओ, मैम फ्री कोर्स बना दो, मैम लेक्चर बाय लेक्चर करो, चाहे बेटा दिन रात एक करना पड़े, We are standing here and doing things for you. Okay, तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और बेटा इसी पॉजिटिव फीडबैक के साथ जो तुम लोग हम पे भरोसा दिखाते हो हमेशा, उसी भरोसे पे यार हमारा भी कुछ करना बनता है। और हमने बेटा फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया है आपके लिए। जी हाँ, मगर बेटा ये कोर्स सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो पूरी शिद्दत से इसको निभा के पूरा फॉलो करेंगे कि शिल्पी मैम आप जो भी DPPs देंगे क्लास के बाद, असाइनमेंट देंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स देंगे, वो सब हम रिवाइज करेंगे। और तो और फ्री में डाउट सॉल्विंग भी करा सकते हो। तो भैया ऐसा है, पैसे तो मेरी जेब से कट रहे हैं, तो तुम ये मत सोचना फ्री है, ये समझना शिल्पी मैम तुम्हारे हिस्से की पेमेंट कर रही होंगी। ओके, तो बेटा ये पूरा प्राइम कोर्स आपके लिए बना दिया है, जिसमें पूरा मेंस एडवांस हम कराएंगे फ्री में YouTube पे। अब क्लास में अब YouTube पे कराने का एक नुकसान ये होता है कि ना तो टीचर बच्चे से कनेक्ट कर पाता है, ना टीचर बच्चे को होमवर्क दे पाता है, ना टीचर ये देख पाता है कि भाई तेरे को ये असाइनमेंट करना है, टाइमर लगा के करना है, ये नोट्स है हैंड रिटन, कैसे टीचर ये सब चीजें बच्चे तक पहुंचाए। तो बेटा इसके लिए हमने अपना ही कोर्स एक बना दिया वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे, जो लिटरली मतलब 0 रुपीज का है, मगर आपको एनरोल करना पड़ेगा ताकि हमें सारा पता रहे कौन बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्या उसने होमवर्क कर लिया, क्या उसने जो DPP बोला था मैम ने उसको किया या नहीं। तो आपको करना क्या है बेटा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, ज्वाइन फ्री YouTube प्राइम कोर्स। उस लिंक पे टैप करके आपको अपनी डिटेल्स के साथ पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही यहाँ पे बाय नाउ टैप करिएगा, 0 रुपीज है, और बाय नाउ पे टैप करके आप एनरोल हो जाएंगे कोर्स में। तो जो भी मैं क्लास के बाद आपको DPP असाइनमेंट्स दूंगी, डाउट सॉल्विंग में हेल्प करूंगी, वो सब आपको फिर ऐप पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आज बेटा कंटिन्यू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड सेशन। तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि आप मेरी कैटायन आर्मी है और आपने मुझे वादा किया है कि हर क्लास में शिल्पी मैम हाजिरी लगा देंगे और माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे। तो हर बच्चा बेटा मेरे साथ जुड़ जाएगा। अगर तुम यकीन रखते हो शिल्पी मैम पे, तो अभी की अभी क्या करना है, चैनल पे अगर जुड़े नहीं हो बेटा तो सब्सक्राइब करके चैनल को और कमेंट जरूर कर देना शिल्पी मैम के कैटायन।
डोरा मैम के छोटे छोटे केटायर्स जो डोरा मैम के साथ रहेंगे अगले 6 महीने में और जेई एग्जाम को पूरा क्रैक कर देंगे। इस बार एनटीए को सारी उसकी हरकतों का ऐसा जवाब मिलेगा ना करारा, वो तो हम दिखा कर रहेंगे, मगर उसके लिए आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। बात करें अगर मोल कॉन्सेप्ट की बेटा, तो हम रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे क्योंकि गेम जीतने के लिए हमें रॉक चाहिए, पेपर और हमें सीजर भी चाहिए। तो बेटा रॉक पेपर सीजर में रॉक हमने फिनिश कर दिया था, है ना। अब हमारा जो बेसिक था मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्शन, दैट इज ओवर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर। अब पेपर में आज हमें ये चीजें करनी है, पीओएसी, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद तीसरे पार्ट में सिजर आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे एनटीए का क्रश भी बुला सकते हैं वैसे। चलिए, तो आज मेरा पार्ट 2 को टिक करके जाना है, रॉक खत्म है, नाउ इट्स टर्न फॉर द पेपर। ओके चलिए, तो अब आज के सेशन के ये टॉपिक्स रहेंगे, एक एक करके सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा पीओएसी है, मतलब ये ऐसा टॉपिक है, आप ये समझिए 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में लगभग हर शिफ्ट में बेटा पीओएसी का क्वेश्चन आया हुआ था। यकीन मानिए, मतलब हर शिफ्ट में पीओएसी का सवाल है तो कितना ही इंपॉर्टेंट होगा वो, बहुत भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पीओएसी की अगर हम बात करें बेटा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन तो क्या कहता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको इसके लिए रिएक्शंस को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। कैसे मैम? देखो, कभी अगर रिएक्शन हो रहा है, हमें नहीं पता उस पूरी रिएक्शन के दरमियान क्या हुआ, मतलब रिएक्शन में आपने कोई एक्सटर्नल रिएजेंट डाल दिया, फिर कुछ रिएक्ट करके निकल गया है, कोई सीक्वेंशियल रिएक्शन है, प्रोडक्ट बना, वो आगे और रिएक्शन कर रहा है ना, मल्टीपल जगह पर, तो मुझे पूरी रिएक्शन की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाऊंगी, है ना। अच्छा, तो हम पीओएसी कैसे लगाते हैं? देखिए, पीओएसी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये छोटी सी बात के ऊपर आधारित है कि जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन करते हैं बेटा, तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास होता है रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का, वो बराबर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन कराया कोई, उसमें कार्बन था रिएक्टेंट में, ठीक है, और मैंने कहा कार्बन पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो आप ये तो कह सकते हैं कार्बन हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। जितने एटम्स कार्बन के रिएक्टेंट साइड थे, उतने ही एटम्स कार्बन के बेटा प्रोडक्ट साइड रहेंगे। आप ये बोल सकते हैं, सिंपल है, डाल्टन ने कही थी ये बात कि भैया एटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है किसी भी रिएक्शन के दरमियान। तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट या कहें रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है एटम्स का, सही बात है। तो बेटा ये क्या है? इट इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरी बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमारे तो मजे हो गए, बल्ले बल्ले, रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना। तीसरी बात, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं पीओएसी को? जब रिएक्शन में आपको सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर एक एलिमेंट ऐसा था रिएक्टेंट में जो आपको पता है पूरा कंज्यूम होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और ऑन एन एलिमेंट विच इज श्योर टू बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, या ऐसा एलिमेंट जो हमें पता है पक्का ही क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर जरूर कन्वर्ट होने वाला है ना। तो ये कंडीशन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पे लगाएंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेटा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को सिंगल रिएक्शन में ही लिखना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं पीओएसी की, आपको ध्यान रखने हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगी, उस रिएक्शन पे लगा के दिखाऊंगी, आप समझ पाएंगे, फिर हम सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइएगा बेटा, देखिए हमारे सामने रिएक्शन है, KClO3 है, इसको हमने हीट किया और ये डिकम्पोज हो गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। अब मैं आपको बता रही हूं कि ये फुली डिकम्पोज हो गया, ठीक है। लेके चलिए भैया, KClO3 जो है पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया है।
पूरा डिकम्पोज होने का मतलब है जितना पोटेशियम था वो सारा पोटेशियम यहाँ आ गया, जितना क्लोरीन था वो सारा यहाँ आ गया, जितना ऑक्सीजन था वो सारा यहाँ आ चुका है ना। वैसे तो ये जो रिएक्शन आपके सामने मौजूद है इसको आप नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री से कर सकते हो, बैलेंस करो, स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर दो, है ना। मगर मैं इस पे ही आपको पीओएसी थोड़ा लगाकर दिखाऊंगी ताकि आप अप्लाई करना सीख पाए, समझाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए बेटा मैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को अप्लाई करती हूं क्लोरीन के ऊपर, यानी अगर मैंने कहा KClO3 पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, मैं क्लोरीन पे पीओएसी लगा सकती हूँ। वैसे तीनों में से किसी पे भी लगा सकती हूँ, मैं क्लोरीन पे लगा रही हूँ। लगाने का क्या मतलब है, क्या चमाट लगाना है क्या मैम? लगाने का मतलब ये है इसमें कि हमारे पास क्लोरीन का जितना अमाउंट यहाँ था, जितने एटम्स यहाँ थे वो सारे के सारे बेटा प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना। तो अगर मैंने पीओएसी क्लोरीन पे लगाया तो आई कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन द राइट हैंड साइड। बोलिए, बिल्कुल, जितने लेफ्ट में है उतने ही राइट में है। अब लेफ्ट में कितने मोल्स हैं शिल्पी मैम, ये कैसे पता करेंगे? मैंने आपको कहा W ग्राम KClO3 है। अब याद करिए जब मैंने पहला सेशन लिया था मोल कॉन्सेप्ट का तो आपको बताया था कि ये कैसे किसी केमिकल फॉर्मूला को बेटा हम रीड कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मोल, है ना। जैसे देखिए वाटर का अगर मेरे पास 1 मोल है तो 1 मोल पानी में 2 मोल हाइड्रोजन मौजूद है, 1 मोल ऑक्सीजन मौजूद है। ये कहना बेटा बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही बात है। तो मुझे एक बात बताइए, KClO3 का अगर आपके पास W ग्राम है, यू हैव W ग्राम ऑफ KClO3, 1 मोल KClO3, सुनना जरा, 1 मोल KClO3 के अंदर 1 मोल क्लोरीन है। वहां से देखो जैसे पानी में बोला कि 1 मोल पानी में 1 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल हाइड्रोजन है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल KClO3 के अंदर हमारे पास 1 मोल क्लोरीन है? बिल्कुल कह सकती हूँ। तो इसका मतलब बेटा कितना क्लोरीन है लेफ्ट हैंड साइड, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। कैसे 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 मैम, दोबारा बताओ। अरे ऐसे ही बेटा, देखो 1 मोल KClO3 फॉर्मूला देखो, 1 मोल KClO3 में 1 मोल क्लोरीन है, 3 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल पोटेशियम है, तो मैं ये कह सकती हूँ ना, सिंपल है, 1 मोल KClO3 में 1 मोल क्लोरीन है। तो कितना क्लोरीन है KClO3 के अंदर? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है क्लोरीन, ठीक है। अब ऐसे ही नंबर ऑफ मोल क्लोरीन का राइट हैंड साइड देखिए, 1 मोल KCl में 1 मोल क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने मोल्स हैं? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ यही बिल्कुल सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप समझिए किसका? पीओएसी का, बिल्कुल सिंपल रिप्रेजेंटेशन। और चलिए एक बार ऑक्सीजन पे लगा लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देखिए पीओएसी को अप्लाई करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो मैं ये कह सकती हूँ 1 मोल KClO3 में 3 मोल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के जितने मोल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड उतने ही मोल्स बेटा ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड। कहना सही है? बिल्कुल। तो शिल्पी मैम ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? देखिए 1 मोल KClO3 में 3 मोल ऑक्सीजन है, तो कितना ऑक्सीजन है KClO3 में? 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। बिल्कुल सही बात है। अब ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना है? देखो 1 मोल ऑक्सीजन में बेटा 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल O2 के मॉलिक्यूल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो मैं कह सकती हूँ ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। रिलेट कर सकती हूँ ऐसे? बिल्कुल कर सकती हूँ, यही पीओएसी होता है। अब यहाँ पे तो देखिए आपको ये क्या मिला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 किसके बराबर है? 2/3, है ना। आप अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ना, बैलेंस करके स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे तो भी यही आएगा। ये सिंपल एग्जाम्पल था जिसपे हम ये कह रहे हैं कि रिएक्शन मैं आपको समझा रही हूँ, इस पे तो आप स्टोइकियोमेट्री लगा के कर सकते हो। मगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, देखिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं, समझेंगे पीओएसी को और अच्छे से। देखो
पीओएसी को समझने का एक ही तरीका है, आप टॉपिक के मेन पॉइंट्स करिए जो हमने करे और फिर सवालों को बनाना शुरू करिए। जितने सवाल बनाएंगे बेटा उतना ही पीओएसी में आप अच्छे से उसको पॉलिश करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सवाल कहता है हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट दिया गया है, कितना बेटा 27.6 ग्राम, ठीक है। इसको ट्रीट किया सीरीज ऑफ रिएजेंट के साथ, बहुत सारे उलझुलुल से रिएजेंट्स आपने डाल दिए होंगे, और जब हमने इसको रिएजेंट्स के साथ ट्रीट किया तो कहता है इसका सारा का सारा कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो गया K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस के अंदर। सारा का सारा जो हमारा कार्बन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो कहता है कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना वेट प्रोडक्ट का बना हमें बताइए। अब सवाल पढ़ के आपको चमकेगा पीओएसी लगाना है, क्यों? क्योंकि आपको एक तो नहीं पता पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंसिंग तो दूर दूर कोने तक हम नहीं कर सकते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते, मगर एक बात हमें अच्छे से चमक रही है। वो चमक ये रहा है कि मैम इसने ये कहा है कि सारा का सारा कार्बन इस प्रोडक्ट के अंदर चला गया, कॉम्प्लेक्स जो बना है उसके कार्बन में चला गया, यानी कार्बन कंजर्व्ड है। मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप पीओएसी लगा सकते हैं कार्बन के ऊपर, जितने एटम कार्बन के यहाँ उतने यहाँ, यानी मैं कहूं जितना मोल कार्बन का लेफ्ट हैंड साइड है बेटा जी, उतना ही मोल कार्बन का राइट हैंड साइड है। बिल्कुल सही बात है, यही पीओएसी है कार्बन पे अगर लगाए तो क्या करें हम? अब बताइए जरा, कार्बन के मोल्स लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, कैसे बताएंगे बेटा? देखिए, 1 मोल पोटेशियम कार्बोनेट में 1 मोल कार्बन है ना, तो कितना कार्बन है यहाँ? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। यहां पे देखिए कॉम्प्लेक्स का यदि मैं 1 मोल ले लूं तो 1 मोल में कितना कार्बन है? CN6, मतलब 6 कार्बन तो यहीं से आ रहा है, देखो 6 CN है ना, तो 6 कार्बन एटम यहां से आ गए, फिर ऊपर से आपने एक और 2 नीचे लगाया कॉम्प्लेक्स के बाहर, 6 इंटू 2 यानी कि 12 कार्बन, इसको 12 कार्बन पढ़ोगे आप, ठीक है। तो मतलब 1 मोल कॉम्प्लेक्स से 12 मोल कार्बन आ रहे हैं, तो कितना कार्बन है यहाँ? 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट लिख दिया। लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब क्या करेंगे मैम? अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कितना मास प्रोडक्ट का बनेगा। आइए जरा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट कैसे निकालोगे बेटा? मास पोटेशियम कार्बोनेट का और पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास आपको लिखना पड़ेगा। देखिए जरा, पोटेशियम 39 2 बार, ठीक है, कार्बन है 12, ऑक्सीजन का 16 और 18, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 138 होगा। 1 निकाल लोगे ना मोलर मास, तो ये 138 ग्राम पर मोल है, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास। चलिए 138 ग्राम पर मोल, तो ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, बराबर है 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आप नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का बता सकते हैं 27.6 डिवाइडेड बाय 138 इंटू 12 मोल्स। प्रोडक्ट के मोल्स मिल गए, मगर हमसे सवाल में क्या मोल पूछा गया प्रोडक्ट का? देखो नहीं, हमसे पूछा गया है मास पूछा है, तो हमें इसका पूरे का मोलर मास निकालना पड़ेगा। अब मोलर मास निकालने के लिए आप सारे एटम्स का मास को जोड़ेंगे, तो पोटेशियम के लिए, जिंक के लिए, आयरन के लिए जितने एटम्स हैं काउंट, सबका आप मास जोड़ेंगे, एटम्स का मास, और इसका जो फाइनल मोलर मास आएगा वो 698 होगा, 698 ग्राम पर मोल। तो जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के थे बेटा, अगर मुझे मास बताना है प्रोडक्ट का, तो मैं क्या करूंगी? जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे मेरे सामने, उसको मैं इसके मोलर मास यानी 698 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये मास होगा। यही पीओएसी है, ठीक है, जो अराउंड 11.5 11.6 के आसपास आएगा मास। दोबारा से रिपीट करूंगी क्वेश्चन, हो क्या रहा है इसके अंदर? देखिएगा जरा बेटा, आपको दिया गया है पोटेशियम कार्बोनेट 27.6 ग्राम, अलग अलग रिएजेंट से ट्रीट किया और आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्स बना।
हमें बोला गया जितना कार्बन था वो सारा यहाँ कन्वर्ट हो गया, तो बताओ कितना मास प्रोडक्ट का बना। तो हमने सोचा यार स्टोइकियोमेट्री तो लगा नहीं सकते क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं रिएक्शन, मगर ये चमका सारा कार्बन वहां चला गया, तो पीओएसी लगा दो कार्बन पे, यानी जितना कार्बन लेफ्ट में था उतना राइट में था। अब यहाँ जितने मोल्स कार्बन के थे उतने यहाँ है। यहाँ कितना कार्बन है, 1 मोल पोटेशियम कार्बन में 1 मोल कार्बन था, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। इस कॉम्प्लेक्स के 1 मोल में आप देखिए 12 कार्बन एटम्स नजर आएंगे। देखिए CN6 6 यहाँ से, फिर नीचे 2 भी लिखा हुआ है, तो 12 कार्बन, तो मतलब यहाँ पे कितना होगा कार्बन, 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट के मोल्स निकाले कैसे, नंबर ऑफ मतलब इसका मास दिया था, मास को डिवाइड कर दिया मोलर मास से और बराबर क्या 12 इंटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मोल्स आए, प्रोडक्ट के मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीओएसी। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको खुद से सॉल्व करिएगा। अच्छे सवाल करा रही हूँ सारी सीरीज के अंदर। नहीं, तुम्हारा लाइट नहीं गया है, मजा तो आ रहा है ना सेशन में, चलो बढ़िया। ये जो अभी अंधेरा हो गया था कुछ देर पहले, जेई की तैयारी भी ऐसी ही लगती है ना, एकदम अंधेरे में। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, कब क्या पढ़ना है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं पता। बस कोई रोशनी बनकर आए और एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो ये अंधकार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने दिन रात ये मान लो इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट डिकोड कर दिया है जेई एग्जाम का पेपर पैटर्न। और इस साल इसी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें हर हफ्ते आपके शेड्यूल टेस्ट रहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ऊपर, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और साथ साथ पीवाईक्यूज भी कर ही रहे हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। सवाल कहता है ड्यूरिंग द सल्फर एस्टिमेशन 160 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सल्फर का एस्टिमेशन कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें सल्फर तो होगा जरूर, है ना। 160 मिलीग्राम था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो बेटा कहता है कि उससे हमें बेरियम सल्फेट मिला। बेरियम सल्फेट कितना मिला बेटा जी, 466 मिलीग्राम। ठीक है, कहता है परसेंटेज सल्फर का बताइए कंपाउंड में कितना है। परसेंटेज सल्फर का पूछा है, यानी वो हमसे बेटा पूछना चाह रहा है कि मास परसेंटेज सल्फर का क्या है। और मास परसेंटेज सल्फर का मतलब बेटा मास ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सल्फर का मास कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, डिवाइड करिएगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मल्टीप्लाई करिएगा 100 से। सही बात है, बोलिए बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो सल्फर का अपन लोग जो है एस्टिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, सल्फर का एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो ये सल्फर को जितना सल्फर यहाँ था बेटा, सारा का सारा सल्फर यहाँ कन्वर्ट हो चुका होगा। हमें नहीं पता पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, मगर एक बात हमें जरूर पता है, सल्फर का एस्टिमेशन कर रहे हो तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर तो है, और जितना सल्फर यहाँ है वो सारा यहाँ कन्वर्ट हो चुका। तो मुझे क्या करना है, मुझे मास परसेंटेज निकालने के लिए मुझे ये चाहिए कि सल्फर का कितना मास है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सही बात है, मुझे चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताओ मुझे सल्फर कितना पड़ा है। तो वो कैसे करेंगे शिल्पी मैम, अब हम वो ऐसे करेंगे, हम पीओएसी का सहारा लेंगे। हम करेंगे पीओएसी का यूज कि भैया पीओएसी लगाइए सल्फर के ऊपर, यानी जितना सल्फर यहाँ है वो सारा कन्वर्ट हो चुका। तो अगर मैं सल्फर के मोल्स यहाँ निकाल लूं, उतना ही सल्फर का मोल यहाँ पड़ा होगा। अब यहां सल्फर का मोल कैसे निकलेगा, देखिए बेटा, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए बेरियम सल्फेट के। कैसे, बेरियम सल्फेट का मास दिया गया है 466 मिलीग्राम, जो मोलर मास है बेरियम सल्फेट का वो है 233 ग्राम पर मोल। तो यहां से बेटा ये निकालना पड़ेगा बेरियम सल्फेट का, बेरियम का एटॉमिक मास है, सल्फर का ऑक्सीजन का, आपको जोड़ जुड़ा के 233 मिलेगा, तो ये बनेगा 2 मिलीमोल। ग्राम से ग्राम घटा 2 मिलीमोल बेरियम सल्फेट आ गया। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 मोल बेरियम सल्फेट में 1 मोल सल्फर है, 1 मोल बेरियम सल्फेट के अंदर 1 मोल सल्फर है,
तो मैं कह दूं 2 मिलीमोल बेरियम सल्फेट में शिल्पी मैम 2 ही मिलीमोल सल्फर है, तो मैम सल्फर के भी मोल्स मिल गए मुझे, जितने बेरियम सल्फेट के मोल उतने ही सल्फर के। कैसे? फॉर्मूला देखा मैंने, 1 मोल BaSO4 में 1 मोल सल्फर था, 1 मोल बेरियम सल्फेट में 1 मोल सल्फर है, तो 2 में कितना होगा? 2 ही होगा, है ना। ओके, अब जितना मोल सल्फर यहाँ है उतना ही मोल सल्फर यहाँ है, मतलब मुझे पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सल्फर है वो कितना है? 2 मिलीमोल। क्यों बेटा? POAC लगाया था, जितना सल्फर यहाँ है उतना यहाँ है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुझे मिल गया सल्फर के मोल्स। मास बता दीजिए सल्फर का, कैसे निकालेंगे? जो इसके मोल्स हैं उसको मोलर मास सल्फर से मल्टीप्लाई करिए 32 ग्राम पर मोल से मोल कटेगा, ये बनेगा 64 मिलीग्राम। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर कितना है? 64 मिलीग्राम। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लोग इनके लिए फॉर्मूलाज याद करते हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि अरे फॉर्मूले की जरूरत क्या है भैया। इसमें आपका इतना बड़ा सिलेबस है, वहां पे सिलेक्टिव चीजों को याद करने के लिए मेमोरी का यूज करिए। हर जगह पे आप फॉर्मूले को घुसा के क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में कितनी चीजें जम्बलडब हो जाएंगी भैया, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे। अब मास परसेंटेज सल्फर के लिए, सल्फर का मास ऑर्गेनिक कंपाउंड में 64 mg, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है? 160 मिलीग्राम, और मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मास परसेंटेज। बहुत प्यारा सवाल है एंड यू विल गेट 40% एज द आंसर। समझ गए बेटा जी? बोलिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। सवाल देखिए, कहता है ड्यूरिंग सल्फर एस्टिमेशन 160 mg ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें इतना बेरियम सल्फेट मिला। हमसे पूछा गया मास परसेंटेज सल्फर का बताइए, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना मास परसेंट सल्फर है। तो कैसे निकलेगा? सल्फर का मास ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100। ठीक है, मास सल्फर का निकालने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे बेरियम सल्फेट का सहारा लिया, बेरियम सल्फेट के मोल्स निकाल ले, उससे हमें सल्फर के मोल्स मिल गए। जितना सल्फर यहाँ है उतना सल्फर यहाँ है, जितना सल्फर यहाँ उतना यहाँ, कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे सल्फर के मोल्स आ गए, तो मास आ गए, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके और यहाँ रख के आंसर आ गया। क्या किसी फॉर्मूले की जरूरत है? हमें नहीं है जरूरत किसी फॉर्मूले की। समझ गए? एक और क्वेश्चन कराती हूँ। वो सवाल जो पीछे किया था आपने 2025 में आया था, ये क्वेश्चन 2026 में आया है, और हर शिफ्ट में एक ऐसा सवाल आया है। जाकर अपने आप PYQs खोलकर देख लीजिएगा, अगर सवाल ना बने तो चैलेंज है मेरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा। सवाल कहता है बाय द यूजुअल एनालिसिस, by usual analysis 1 gram of a compound X gives 1.79 gram of magnesium pyrophosphate। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बताइए। वैसा ही क्वेश्चन है मगर बच्चे को फंसा दिया। क्यों फंसाया? पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बच्चे को पता ही नहीं था। पायरोफॉस्फेट आयन P2O7 2-। तो बेटा मैग्नीशियम आयन लगाओगे, इट वुड बी Mg2P2O7। ये मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट है। उसने कहा कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था X जिसका 1 ग्राम था, एनालिसिस किया हमने, उससे हमें मिला मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7। कितना मिला बेटा? 1.79 ग्राम। सवाल कहता है परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन द कंपाउंड। आइए जरा, मतलब X के अंदर कितना फॉस्फोरस पड़ा है, तो मास परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन कंपाउंड कितना होगा बेटा? बताइएगा जरा। मास ऑफ फॉस्फोरस इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मास 1 ग्राम है, रख ही देते हैं, इनटू 100। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है जो पीछे आप कर आए हैं। यहाँ भी हमें फॉस्फोरस का मास चाहिए, तो एक बार समझ में आती है X में कुछ तो फॉस्फोरस होगा। जितना फॉस्फोरस X में था बेटा वो सारा का सारा फॉस्फोरस यहाँ कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। हुआ होगा? बोलिए। बिल्कुल हुआ होगा। तो हम क्या करें, अगर हम ये निकालें यहाँ कितना फॉस्फोरस है तो यहाँ निकल जाएगा, यहाँ निकल गया तो सवाल का आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए अब यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के Mg2P2O7। कैसे निकलेगा? मास है 1.79 ग्राम। अब मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास के लिए आप सारे एटम्स देखो, 2 मैग्नीशियम है 24 × 2, फॉस्फोरस 31 × 2, 7 × 16, 222 ग्राम पर मोल।
ठीक है बेटा, 222 ग्राम पर मोल आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। अब फॉर्मूले को पढ़िएगा ध्यान से। फॉर्मूले को पढ़ के आपको ये बात समझ में आएगी कि शिल्पी मैम एक मोल, सुनना शिल्पी मैम, एक मोल मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, किसमें? एक मोल मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के अंदर मैम 2 मोल फॉस्फोरस है, ये बोल सकती हूँ। बिल्कुल देखिए, 1 मोल मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट इज एक्चुअली हैविंग बेटा 2 मोल फॉस्फोरस। फॉर्मूला देखो, तो इतने मोल में कितना फॉस्फोरस होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पता चला? बिल्कुल। और जितना मोल फॉस्फोरस बेटा यहाँ है उतना ही मोल फॉस्फोरस यहाँ भी है। तो फॉस्फोरस के मोल्स पता चल गए, तो मास भी पता कर लेंगे। मास कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स है उसको मोलर मास से जो है मल्टीप्लाई करिए। फॉस्फोरस का 31 ग्राम पर मोल है, मोल से मोल कटेगा, मास आ गया। आ गया होगा मास, देखिए 2 × 1.79 × 31 अपॉन 222, ठीक है। ओके, अब फॉस्फोरस का मास आ गया, तो मास परसेंटेज में रख दीजिए 2 × 1.79 × 31 अपॉन 222, और ये तो बेटा 1 है ही, है ना, 1 है ही, तो 100। When you solve it, the value would be around 50%, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट। देखिएगा सवाल, साइड में हो रही हूँ थोड़ा सा, वेरीफाई करिए आंसर को। कर लिया वेरीफाई? सॉर्टेड है। तो ये POAC है, और हर साल बेटा क्वेश्चन आता है। हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन से भी ऐसे ही POAC लगा के आप सवाल कर सकते हो, रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज POAC एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस सेक्शन को दोबारा रिप्ले करके सारे सवालों को करिएगा। आपको जो होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे उसमें काफ़ी सवाल में इस तरीके के डाल दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और इसको कर लेना है। चलिए एक और सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कुछ रिएक्शन दी गई है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया गया है। कहता है कैलकुलेट करिए मास ऑफ पॉलीइथाइलिन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10 किलो ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कितना पॉलीथीन बेसिकली जो है हमें प्रोड्यूस होगा अगर हम 10 किलो कैल्शियम कार्बाइड से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए 10 किलो अगर स्टोइकियोमेट्री से करते हैं तो क्या होता है, बैलेंसिंग होनी चाहिए। और अगर ये है, इससे कितना ये बना, फिर इससे कितना ये बना, फिर इससे कितना आगे रिएक्शन हुआ होगा, इस तरीके से अपन करते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है प्रोडक्ट का मास। तो क्या इस पे POAC लगाया जा सकता है शॉर्टकट करने के लिए? यस, लगाया जा सकता है। कैसे लगा सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इस पूरे रिएक्शन के दरमियान कार्बन कंजर्व्ड रहा है। आपने कैल्शियम कार्बाइड में कुछ कार्बन लिया था, वो कार्बन बेटा यहाँ आ चुका है। तो मतलब हम इस पे देखो, एक तो तरीका है हम स्टोइकियोमेट्री जो मैंने अभी बताया, इससे ये बना होगा, फिर इससे ये बना, फिर इससे ये बना होगा, एक वो तरीका होता है जो लंबा मेथड है। POAC लगा दीजिए। कैसे लगा सकते हैं मैम POAC? देखिए मैं POAC कार्बन पे लगा सकती हूँ कि कार्बन तो भैया जी ऐसा है कंजर्व्ड रहा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ जितना मोल कार्बन कैल्शियम कार्बाइड में है उतना ही मोल, जितना मोल एक्चुअली कार्बन का लिखना था कि जितना मोल कार्बन बेटा CaC2 में है उतना ही मोल कार्बन का हम बोल सकते हैं कि हमारी पॉलीइथाइलिन के अंदर है, बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन पूरा का पूरा कंजर्व्ड है। बिल्कुल है। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। कितना मोल कार्बन है, देखो फॉर्मूले, 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड में 2 मोल कार्बन है, तो ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CaC2। सही बात है। पॉलीइथाइलिन में देखिए बेटा 1 मोल पॉलीइथाइलिन में 2 मोल कार्बन है, तो N में कितना होगा 2N होगा ना। कैसे आए 2N? देखो एक में अगर आप एक यूनिट में देखो तो 2 कार्बन है, तो N में कितना होगा 2N कार्बन इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीइथाइलिन। PE से लिख देते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देख लो। यस बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए जरा, और क्या दिया गया है हमें? मास दिया गया है CaC2 का, जो मास दिया गया है 10 किलो यानी 10,000 ग्राम। और कैल्शियम कार्बाइड का मोलर मास कितना होगा बेटा, निकाल लीजिए। कैल्शियम का 40 होता है, एक कार्बन का 12, दूसरे का 12, यानी 64 होगा, 64 ग्राम पर मोल। यस, तो 64 ग्राम पर मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए कैल्शियम कार्बाइड के। तो 2 ×
10,000 अपॉन ये कितना है 64, ठीक है, इतने मोल्स हमारे पास कार्बन है। अच्छा, इधर अगर आएंगे तो 2n इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीथाइलिन, राइट। तो इसको अगर मैं नीचे ले आऊं 2 से तो 2 कट ही जाएगा, तो 10,000 अपॉन 64n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीथाइलिन। देखिए लिख सकते हैं ऐसे, देख लो बेटा, 2 से तो 2 काट दिया, तो 10,000 अपॉन 64 इंटू n, है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स है पॉलीथाइलिन के। क्या हमसे मोल्स पूछा है? नहीं, हमसे तो मास पूछा है। तो मास कैसे निकालेंगे किसी भी सब्सटेंस का? मास पॉलीथाइलिन का कैसे? नंबर ऑफ मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करिए। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10,000 अपॉन 64n इंटू बेटा जो मोलर मास है, जो मोलर मास है वो कितना है, वो कैसे निकालेंगे मोलर मास को? आइए जरा देखो, एक C2H4 यूनिट का कितना मास है? C2H4 2 कार्बन है 24 प्लस 4 28 है ना, ये एक C2H4 का है। अगर n नंबर ऑफ यूनिट्स है तो कितना होगा? 28n होगा, 28n होगा। देखिए 28n होगा, n से n काट दो, अब देखो आपका सीधा सीधा मास आ जाएगा। ये जो वैल्यू है दैट इज द मास, 10,000 अपॉन 64 इंटू 28। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, ये टाइम स्टैम्प को मार्क करके आंसर अभी कमेंट करिए। कितने अच्छे, मतलब सीक्वेंशियल रिएक्शन का सवाल है, हमने स्टोइकियोमेट्री को गोली मारी। हमने कहा कि भैया इधर आओ, कार्बन तो कंजर्व्ड है और कार्बन कंजर्व्ड लगाओ, पीओसी बचाओ टाइम अपना, है ना। तो हमने क्या किया, जितना यहाँ पे कार्बन था उतना यहाँ है, ये बात बोल के आगे बढ़ गए हम। देखिए इस 1 मोल कैल्शियम कार्बन में 2 मोल कार्बन है, तो ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaC2। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 मोल में 2 मोल कार्बन है, n में कितना होगा? 2n इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीथाइलिन। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब मास के लिए हमने एक C2H4 यूनिट का मास 28 है, तो n का कितना होगा? 28 इंटू n, n से n कटा, आंसर आ गया। कितना प्यारे प्यारे तरीके से सवाल बन गया है, देख रहे हो, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीओएसी। हर शिफ्ट में बेटा सवाल आता है, अगर आपने इस सीरीज को पूरा फॉलो कर लिया, आपके एग्जाम में हर सवाल बनेगा। गारंटी लेने वाला इंसान यहाँ खड़ा है, हवाबाजियां नहीं चल रही है, और ना ही बेटा 2-4 सवाल करके अगर सीरीज के ऊपर JEE+ एडवांस लिखा है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अंदर ये नहीं है CBSE के सवाल बनाएंगे फिर, समझ रहे हो, वो तो धोखा है सरासर। तो जो ऊपर लिखा है थंबनेल पे, जो डिस्क्रिप्शन में है, वही आपको कराऊंगी, राइट। और अगर तुमने पूरी सीरीज फॉलो कर ली ना, तुम्हारी गारंटी ले लूंगी सिलेक्शन की, इतना भी वादा कर सकती हो, समझ गए। तो बस अपना शिद्दत देना, बस जुड़े रहना कि हाँ मैम साथ में है, मुझे हर क्लास में तुम मिलने चाहिए। इतनी मेहनत से बेटा दिन रात जाके 2-2 बैच है मेरे एकलव्य ड्रॉप पर के, ठीक है। उसके बाद उनके PYQ रिकॉर्डिंग, उनसे इंटरेक्शन करना, उसके बाद एकलव्य टेस्ट सीरीज पे काम करना। एकलव्य टेस्ट सीरीज बन रही है, तुम्हें पता है पिछले साल सबसे ज्यादा हिट थी, अभी उस पर काम चल रहा है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो उस सीरीज में काम करना, फिर समय निकाल के सेशंस लेना आसान नहीं होता। उसके बाद बेटा इसको फ्री कोर्स में डालना। अब फ्री कोर्स बनाने के लिए उसमें मेरा तो काम बढ़ेगा, मुझे तुम्हें DPP देना पड़ेगा, नोट्स देने पड़ेंगे, है ना, मुझे क्विज बना के देना पड़ेगा, इतनी चीजें करनी पड़ेंगी, डाउट सॉल्विंग करवानी पड़ेगी। तो यार ये सब वर्थ इट है, मैं तो कहती हूँ वर्थ इट है सब कुछ, मैं करने को तैयार हूँ, मगर तुम साथ निभाना, बस छोड़ना नहीं है। एक लेक्चर लिया और खत्म सीरीज। अधिकांश बच्चा जो लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज है, तुम देख लेना, पहले लेक्चर पे सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, सेकंड और थर्ड पे नहीं होते, ड्रॉप करते हैं। क्यों? बच्चा कंसिस्टेंट ही नहीं है। इस एग्जाम का तो दिक्कत ही ये है कि बच्चा जो 17 लाख बच्चा देगा एग्जाम, वो भीड़ है आधी उसमें। ऐसा बच्चा है वो एक लेक्चर लगाए दूसरा लगा ही नहीं पा रहा है, सोचो कितना डिस्ट्रैक्टेड है बच्चा। बस अगर आपने हिम्मत करके पूरा प्लान फॉलो कर लिया, सब कुछ मैं परोस के दे रही हूँ आपको, मैं ये भी नहीं कह रही आप कहीं और से नोट्स लीजिए, कहीं और से क्वेश्चन करिए, खुद से करिए, टेस्ट सीरीज भी बना रही हूँ, बस पूरा शिद्दत से जो करा रही हूँ उसको फॉलो कर लेना। गारंटी लेने के लिए इंसान खड़ी है यहाँ, ठीक है। चलिए, तो बेटा एक चीज तो खत्म हो गई अपनी। अब आगे हम बात करेंगे परसेंटेज यील्ड के ऊपर। परसेंटेज प्योरिटी को कैसे क्वेश्चंस के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, परसेंटेज यील्ड होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज परसेंटेज यील्ड। जब आप कभी केमिकल रिएक्शन कोई कर रहे होते हैं, तो हम एक काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन करके ही देख लेते हैं, ज्यादा समझ तो तभी आएगा, है ना। तो वी विल डू अ रिएक्शन। तो अभी फिलहाल समझिए,
तो पॉइंट क्या होता है, जब आप केमिस्ट्री लैब में कोई रिएक्शन करते हैं तो आप स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बेटा कुछ अमाउंट निकालते हैं। जो अभी तक आप लिमिटिंग रीजन में पढ़े हो, स्टोइकियोमेट्री में पढ़े हो कि इतना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, इतना ये बनेगा, है ना, वो सब जो चीज़ होती है वो सारा थ्योरेटिकल अमाउंट है जो आप कागज़ के ऊपर निकाल रहे हो। जो पेन और पेपर पे आप तामझाम कर रहे हो वो क्या है, थ्योरेटिकल अमाउंट है। अब यही रिएक्शन मैं तुम्हारे लिए अगर केमिस्ट्री लैब में जाके करूं, है ना, अभी जैसे मैं एक रिएक्शन कर रही हूं तुम्हारे सामने, उस रिएक्शन में मेरे को एक्चुअल अमाउंट जो प्रोडक्ट का मिला वो कुछ और ही था। यूजुअली जो प्रोडक्ट का अमाउंट मिलता है वो कम होता है थ्योरेटिकल अमाउंट के मुकाबले। यही परसेंटेज यील्ड को जन्म देता है। क्या होता है परसेंटेज यील्ड बेटा, देखिएगा जरा, परसेंटेज यील्ड इज बेसिकली actual amount of product divided by theoretical amount multiplied by 100। यानी शिल्पी मैम ने तुम्हारे सामने एक इक्वेशन को लिखा कागज पे और मैंने कहा इतना रिएक्टेंट लेने से स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए था। जब शिल्पी मैम ने वो रिएक्शन करी तुम्हारे सामने तो मैम ने देखा कि बेटा इसमें तो ना हमें मिलना चाहिए था 15 ग्राम प्रोडक्ट, मगर मिला हमें सिर्फ 11.6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो मल्टीपल रीजंस है। कुछ आपका प्रोडक्ट में जब आप रिएक्शन करते हो कुछ फिल्टर पेपर पे स्टिक हो जाएगा, कुछ गिर जाएगा, स्टिक हो जाएगा बीकर के ऊपर, या हो सकता है आगे कोई और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, वो है ना, हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज जो आगे उसको परसेंटेज चेंज कर देता है, अमाउंट कम हो जाती है। तो यही डिफरेंस परसेंटेज यील्ड होता है, एक्चुअल अमाउंट प्रोडक्ट का कितना बना विद रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100। ठीक है बेटा, ये जो एक्चुअल अमाउंट होता है ये क्वेश्चन में गिवन होता है। क्वेश्चन में गिवन होगा, ये वो है जो आप लैब में करते हैं, जो आप एक्सपेरिमेंट में करते हो वो होता है ये। ठीक है, और थ्योरेटिकल अमाउंट क्या है बेटा? थ्योरेटिकल अमाउंट वो है जो हम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से निकालते हैं। जो हम बेटा जी कहाँ से निकालते हैं? रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से निकालते हैं, है ना, जो हम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से निकालते हैं, यानी जो पेपर पे तुम निकाल रहे हो थ्योरेटिकल अमाउंट, वही है ये। अब अमाउंट में यहाँ हम मास में भी रख सकते हैं या हम मोल्स में भी रख सकते हैं। आंसर आपका आ जाता है। मास मोल्स में चलते हो तो ज़्यादा बढ़िया होता है। मैं दोनों से ही एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। ये परसेंटेज यील्ड है। कैसे मैम, और अच्छे से बताइए। आइए क्वेश्चन करेंगे, समझ आएगा। सवाल कहता है अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, कितना, 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसको हीट कर दिया। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, इसको जनरली हीट करने पे मेटल ऑक्साइड्स और गैसेस बनती हैं। CO2 गैस बन रही है कार्बोनेट से। तो 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कहता है 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब ये जो 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है ये एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल अमाउंट है। तो जो सवाल में अमाउंट देता है प्रोडक्ट का वो हमेशा एक्सपेरिमेंट होता है कि जब उसने जाके लैब में किया 40 ग्राम से तो उसको 20 ग्राम जो है कैल्शियम ऑक्साइड मिला। वो कहता है परसेंटेज यील्ड बताइए। कैसे बताएंगे परसेंटेज यील्ड? अब हमें पता है कि परसेंटेज यील्ड के लिए एक्चुअल अमाउंट कितना है, देखिए 20 ग्राम। थ्योरेटिकल अमाउंट कितना है, कागज पे निकाल लेंगे। थ्योरेटिकल वो है जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से आएगा। रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड रिएक्शन से बेटा देखिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से आई कैन से दैट 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू एक्चुअली 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सही बात है बेटा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के बराबर है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, 100 ग्राम होता है इसका मास। तो 100 ग्राम से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड कैसे, 40 और 16 56, तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो 40 ग्राम से कितना बनना चाहिए, 56/100 इंटू 40, इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनना चाहिए था। ये कैसे बनना चाहिए था, थ्योरेटिकली, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बेटा इतना बनना चाहिए था। ठीक है, जो कितना होगा 22.4 होगा। देखिए मतलब 22.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कागज पे बनना चाहिए, मतलब ऑन पेपर ये अमाउंट है।
ठीक है, इतना कैल्शियम ऑक्साइड थ्योरेटिकली बनना चाहिए था, तो रख देते हैं यहाँ पे अमाउंट 22.4 ग्राम, मगर बना कितना एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन था 20, सिर्फ 20 गिवन था। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 89% आएगा। यही बेटा परसेंटेज यील्ड है, यही परसेंटेज यील्ड होता है। समझ गए क्या किया? देखिए एक्चुअल अमाउंट कितना बना था प्रोडक्ट का, ये सवाल में दे रखा होता है, ये एक्चुअल अमाउंट होता है, एक्सपेरिमेंटल अमाउंट, ठीक है। और थ्योरेटिकल कितना बना वो हम निकालते हैं पेन और पेपर से। तो हमने क्या किया, स्टोइकियोमेट्री से, मतलब आप ये लिख लीजिए रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, 1 मोल का मास होता है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो 40 ग्राम से कितना बनना चाहिए था 22.4, मगर बना कितना सिर्फ 20, तो ये परसेंटेज यील्ड है। समझ गए बेटा? बोलिए समझ गए हो ये वाला पॉइंट? आइए चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, 2021 में आया हुआ सवाल है। सवाल हमें कहता है कि इन द अबव रिएक्शन, एक रिएक्शन है हमारे सामने, ये रही, इस रिएक्शन में हमें बोला गया है कि 3.9 ग्राम बेंजीन है, 3.9 ग्राम बेंजीन का नाइट्रेशन किया और हमें बेटा 4.92 ग्राम जो है नाइट्रोबेंजीन मिला। कहता है परसेंटेज यील्ड ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन दिस रिएक्शन, इसको मोल्स तरीके से कर लेंगे। कह रहे परसेंटेज यील्ड बताइए नाइट्रोबेंजीन का। सवाल में देखिए एक्चुअल अमाउंट दिया है क्या, 3.9 से 4.92 नाइट्रोबेंजीन बना, तो ये एक्चुअल अमाउंट है, 4.92 ग्राम बना है। आप मोल्स में चला जाओ, मोल्स में चल लीजिए, 4.92 के मोल्स निकाल लीजिए। आइए तो हम कहेंगे थ्योरेटिकल अमाउंट जो है नाइट्रोबेंजीन का कितना होगा बेटा जी? देखिएगा इसमें हमें क्या दिया गया है, मास को डिवाइड करिए मोलर मास से। अब कैसे निकालेंगे नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास? देखो जो बेंजीन रिंग है इसका मास 78 होता है, ठीक है। 78 पे मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, अगर सब्स्टिट्यूशन किया तो एक हाइड्रोजन हटाया, तो इस फिनाइल पार्ट का एक सब्स्टिट्यूटेड है, 77 मास हो गया। एक नाइट्रोजन का मास जोड़ दो, 2 ऑक्सीजन का 32, समझे? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 123 ग्राम पर मोल कर दूं, इसको हटा दूं, हाँ। तो 123 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया होगा, 123। तो ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल मोल्स आ गए 4.92 अपॉन 123, जो कितना बनेगा 0.04। मैंने सॉल्व कर रखा है पहले, ठीक है। चलिए 0. तो इसका मतलब ये हमारा थ्योरेटिकल नहीं, मैंने गलती से यहाँ थ्योरेटिकल लिखा, सवाल में दिया तो एक्चुअल अमाउंट लिखना था, सॉरी थ्योरेटिकल माय बैड, एक्चुअल था बेटा, एक्चुअल अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट कितना है 0.04 मोल्स, ठीक है। अच्छा डिवाइड करिएगा बेटा थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था, अब रिएक्शन से बताएंगे। देखिए रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से कितना बनना चाहिए था, वैसे ऑर्गेनिक वालों में आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 1 मोल बेंजीन से 1 मोल नाइट्रोबेंजीन बन रहा है ना, 1 मोल बेंजीन से 1 मोल नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के निकालिए, 3.9 अपॉन 78, 0.05, चेक करो 0.05 ही आ रहा है, हाँ ठीक है। इतना मोल हमारे पास ये है, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो कितना बनना चाहिए था, ये भी 0.05 मोल ही प्रोडक्ट बनना चाहिए था, मगर बना कितना, सिर्फ 0.04 है ना, बनना चाहिए था 0.05 थ्योरेटिकली इनटू 100, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो दिस वुड बी 80% यील्ड। तो देखिए कितना प्यारा सवाल है। और बेटा मैं बता देती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सिर्फ इंडिपेंडेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हो इस तरीके के जो सवाल हैं ये लास्ट में आपको ऑर्गेनिक में मोल कॉन्सेप्ट डाल के परसेंटेज यील्ड या स्टोइकियोमेट्री या कितने मोल्स ये सब पूछ लेता है, तो ये चैप्टर उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके के सवाल आते हैं, मैं सवाल दिखाती चल रही हूँ, आई होप यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई प्रॉमिस टू आंसर ईच वन ऑफ यू, है ना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है बेटा। तो समझ गए हो, ये आपका सीन था परसेंटेज यील्ड के लिए। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100, ठीक है। क्वेश्चंस करा दिए हैं, आगे चलेंगे बेटा। एक और छोटू सा टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन,
तो परसेंटेज आपने यील्ड किया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर परसेंटेज प्योरिटी देखेंगे, देन एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ओके तो क्या है एक्चुअली परसेंटेज कॉम्पोजिशन? इट्स लाइक अगर मैं आपसे सिंपल सी जो हम आम भाषा में हमारे रिश्तेदार हमारे घर आते हैं तो पूछते हैं बेटा कितनी परसेंटेज आई तेरी, तो आप उनको ना बताओ कि हाँ ठीक ठाक आई, तो पूछे अच्छा वो बाल की खाल उतारे, अच्छा फिजिक्स में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, तुम्हें बता दोगे उन्हें 3-4 सब्जेक्ट, तो खुद ही तुम्हारी परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालते हैं, तुमने कितने टोटल मार्क्स लाए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने थे, है ना। अगर 100 नंबर का पेपर है, 5 सब्जेक्ट 500 में से तुम 450 लाए, तो 450 को डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स 500 से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, आ गई परसेंटेज। बिल्कुल ऐसे ही हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं किसी कंपाउंड में। अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मास लेना है उस एलिमेंट का, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है, डिवाइड करिए टोटल मास ऑफ द कंपाउंड से। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, मान लो परसेंटेज मेरे को कैल्शियम का बताना है। कैल्शियम का मास, एक ही कैल्शियम है, एक कैल्शियम का मास 40 ग्राम, टोटल मास कैल्शियम कार्बोनेट का 40 प्लस 12 प्लस 48 100 ग्राम, टोटल मास मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यानी कि 40%, तो इसमें 40% कैल्शियम है। यही होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सवाल करते हैं, आइएगा क्वेश्चन कहता है आपके सामने कि एक अननोन कंपाउंड है जिसमें हमारे पास बेटा 8% सल्फर है बाय मास, 8% सल्फर दिया गया है बाय मास। कहता है कैलकुलेट करके बताओ मिनिमम मोलर मास कंपाउंड का क्या होगा। मिनिमम मोलर मास कंपाउंड का क्या होगा? बेटा आप एक बात समझिए, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में मिनिमम मोलर मास वाले, तो कभी भी आपको मिनिमम मोलर मास पूछे तो आप समझिएगा मिनिमम मास के लिए कम से कम एक एटम तो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट पर मॉलिक्यूल, कह सकती हूँ एटलीस्ट 1 atom of that element per molecule, of that element per molecule। बोलो भाई मिनिमम मास के लिए तो यही कंडीशन है ना। अगर आपको मिनिमम मास निकालना है तो मिनिमम मास के लिए आप एक कंडीशन सोचिए कि भैया मिनिमम तो तभी आएगा जब एक एलिमेंट का मिनिमम एक एटम होगा, एक एटम होगा पर मॉलिक्यूल। सही बात है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं, 1 है। तो मान लो यहाँ पे मैं कहूंगी सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हैं बेटा जी, 1 है। ठीक है, तो अगर सल्फर एटम 1 है, मैंने नंबर मान लिया 1, एटॉमिक मास सल्फर का कितना है बताइए। एटॉमिक मास सल्फर का ग्राम में हम ले रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम है, 32 ग्राम है यस। अच्छा अब हमसे क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो, मिनिमम मोलर मास कंपाउंड का। मगर एक और बात दी गई है, कहता है अगर 8% सल्फर मौजूद है बाय मास, 8% सल्फर मौजूद है, तो मास परसेंटेज सल्फर का दिया गया है आपको। देखिए आप ऐसे कह सकते हो मास परसेंटेज सल्फर का आप कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना, डिवाइडेड बाय इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना होगा, मोलर मास इनटू 100 कर सकते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बिल्कुल, मास परसेंटेज सल्फर का 8% दिया गया है। सल्फर का मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बताइए जरा मास सल्फर का कितना है, नंबर ऑफ मोल सल्फर के मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। और आपने अभी कहा कि एक सल्फर होगा, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ 1 × 32 ग्राम मास हो गया। ठीक है, अब मोलर मास देखिए, मोलर मास तो हमें निकालना ही है, मिनिमम मोलर मास है ना, मिनिमम मोलर मास तो हमें निकालना है इनटू 100। तो ये क्या होगा बेटा, मिनिमम मोलर मास वुड बी इक्वल टू 3200 अपॉन 8, यानी कि 400 ग्राम पर मोल। देखिए जरा 400 ग्राम पर मोल आएगा, बताइए कर सकते हैं, यही तरीका होगा बेटा मिनिमम मास का। तो कम से कम एक एटम तो हम लेकर के चलेंगे ना, तो मिनिमम मोलर मास आपके सामने आ गया 400 ग्राम पर मोल। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिखाऊंगी जो आप घर पे करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन है। देखिए
होमवर्क है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, कहता है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन इंसुलिन इज 3.2, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इंसुलिन। मोलर मास इंसुलिन का बताइए। तो यहाँ पर भी आप सेम तरीका आजमाएंगे कि आप कहेंगे कि मिनिमम एक एटम जो है सल्फर का वो कितना हो, मिनिमम n जो है आप लेंगे वो 1 होगा, है ना, n की वैल्यू 1 होगी। बिल्कुल सेम तरीके से आपने सवाल को अप्रोच करना, बिल्कुल डिट्टो सेम। देखिए वैल्यूज रख दूं, परसेंटेज ऑफ सल्फर 3.2, ठीक है, 1 इंटू सल्फर का मास 32 ग्राम और इसका मिनिमम मोलर मास तो चलो हम निकालेंगे इंटू 100, तो वही बना ये। तो देखो 3200 डिवाइडेड बाय 3.2 तो 1000 ग्राम पर मोल हो गया होगा, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। तो इस तरीके के सवाल मेरा पेपर में आते हैं जो देख के तो बच्चा घबरा जाता है, वो पता नहीं क्या पूछ रहा है। कुछ भी नहीं है, हलवा है, तुम इतनी आराम से कर सकते हो, यू कैन डू इट वेरी इजीली, ओके, इजी हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, परसेंटेज प्योरिटी की बात करेंगे। क्या होता है परसेंटेज प्योरिटी? देखो परसेंटेज प्योरिटी इज डिफाइंड एज द कितना परसेंटेज एक स्पेसिफाइड कंपाउंड या एलिमेंट है प्योर अमाउंट में इन द इम्प्योर सैंपल। मतलब मैम देखो, मैं सिंपल एक भाषा में तुम्हें बात बताती हूँ। एक बात समझिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट आप यूज करते हैं वो सारा का सारा बेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करता है। जितना रिएक्टेंट आप लेते हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करता है। दरअसल होता क्या है, सिर्फ प्योर अमाउंट का जो रिएक्टेंट है, सिर्फ जो प्योर अमाउंट में रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। जितना प्योर रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आपके पास 100 ग्राम NaCl का सैंपल पड़ा है, 100 ग्राम NaCl सैंपल है बेटा, मगर 80% प्योरिटी के साथ, विद 80% प्योरिटी, तो इसका मतलब ये है कि 80 ग्राम NaCl ही होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। मतलब सॉरी, हमारे पास 80 ग्राम NaCl है, बाकी 20% उल-झुलुलपना है। उल-झुलुलपना यानी कि बाकी 20% इम्प्योरिटीज मौजूद है, मतलब अनवांटेड चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं काम आती फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल प्योर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ही बेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए कितना अमाउंट है डिजायर्ड स्पीशीज का विद रिस्पेक्ट टू टोटल अमाउंट इनटू 100। इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना फॉर्मूले ही कर लेंगे यूनिटरी मेथड से। मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगी तो आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि कैलकुलेट करिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं। तो इसके हीट करने से बेटा जी आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है, सही बात है। कह रहे कितना मास CO2 प्रोड्यूस होगा अगर हमने 40 ग्राम जो कि सिर्फ 20% प्योर था कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, उसको हीट करके हमने ये बनाया, तो कितना CO2 बनेगा, कितना CO2 बनेगा। अब आप एक बात समझिए बेटा, एक मोल बैलेंस्ड होनी चाहिए रिएक्शन। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से एक मोल CO2 बन रहा है। एक मोल यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बेटा एक मोल मतलब 44 ग्राम CO2 बन रहा है। समझिएगा जरा, देखिएगा आप दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं। पहला तो आप यहीं पे इसका 20% निकाल लो 40 ग्राम का, यहां नहीं निकालना तो आप ऐसे करो, 100 ग्राम से 44 ग्राम CO2 बन रहा है, ठीक है। तो 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बनना चाहिए बेटा, 40 ग्राम से बनेगा 44 को 100 से डिवाइड करो इंटू 40 ग्राम CO2 बनना चाहिए, बोलिए 44 अपॉन 100 इंटू 40। अब सुनिए, ये इतना CO2 बनना चाहिए था अगर 100% प्योर सैंपल होता बेटा। अगर जितना 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है अगर वो 100% प्योर होता तो आपको इतना CO2 मिलता, मगर उसने तो साफ कहा है केवल 20% ही प्योर है, केवल बेटा 20% प्योर है, ठीक है। तो 100% प्योर होता तो इतना यानी 17.6 ग्राम CO2 बनता। विद 40% प्योरिटी, सॉरी 20% प्योरिटी कितना CO2 बनना चाहिए बेटा, ये 17.6 ग्राम का आप यहीं पे 20% कर लेंगे, 20% कर लेंगे, केवल इतना ही ग्राम CO2 आपको मिलेगा, इतना ही ग्राम CO2 मिलेगा, जो एक्चुअली अगर आप ऑप्शंस
में मैच करिएगा तो 3.52 ग्राम आना चाहिए। 3.52 समझिएगा। कहा भाई हमने सोचा था 17.5 ग्राम CO2 मिलेगा, वो तब मिलता जब 100% प्योरिटी होती। समझे बेटा? अगर 100% प्योरिटी होती तो जरूर मिलता, मगर हमें पहले ही कह दिया था कि जो सैंपल है वो सिर्फ 20% प्योर है, तो 20% प्योरिटी का ये किया। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप ये कर सकते थे, यहीं पे 40 ग्राम का अगर आप 20% ले लेते उसके हिसाब से चलते, आप कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब यही बात है, अगर परसेंटेज प्योरिटी है तो केवल उतना ही अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाएगा, उतना परसेंट जो प्योर सैंपल है, वो बात नोटिस करनी जरूरी है। ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन किलोग्राम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 200 किलो ऑफ लाइमस्टोन दैट इज 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। दोबारा से पढ़िए क्या बोल रहा है। कह रहा है कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड किलोग्राम में, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो सकता है बाय हीटिंग 200 किलो लाइमस्टोन दैट इज 90% प्योर। अब क्या करें? देखिए जरा, वही हम अपना तरीका आजमाएंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, इसने इस बार कैल्शियम ऑक्साइड की बात की है तो इसका 40 प्लस 16 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है 100% प्योर है तो, है ना। अच्छा, अगर 200 किलो लाइमस्टोन है, अब यहीं पे देखिए 200 किलो लाइमस्टोन का अगर मैं 90% निकाल दूं बेटा, 90% निकाल दूं तो यानी 180 किलो, मतलब 180 किलो ही है कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे काम का है। सही बात है, इतना ही कैल्शियम कार्बोनेट काम का है तो इतना ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो इससे मैंने यहीं पे कर दिया इसका परसेंट, आप लास्ट में भी कर सकते हो, यहाँ भी कर लो। 56/100 इंटू 180। अब यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, ये ग्राम है ना, यहाँ पे 56 ग्राम था, ये भी ग्राम था, ये मैंने किलो में लिया है, तो आंसर अपना किस में आएगा? किलो के अंदर ही आएगा, है ना, किलो में आएगा। 56/100 इंटू 180, जो आप ग्राम से तो ग्राम काट ही देंगे तो यू शुड गेट 100.8 किलो। तो ये प्योरिटी वाला सीन होता है कि जितना अमाउंट प्योर है वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाता है। तो 100.8 किलोग्राम वुड बी द आंसर, यानी ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं तो देख लेना, कैलकुलेशन का फाइनल आंसर जरूर खुद से पूरा निकालिएगा बेटा, ठीक है। नहीं भाई, तुम्हारा नेट एकदम सही काम कर रहा है। तो कैसा चल रहा है सेशन? सो तो नहीं गए ना? पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? क्योंकि जब प्रिपरेशन की दिशा पता नहीं, अरे वो दिशा पाटनी नहीं, जब जेई की प्रिपरेशन में कुछ डायरेक्शन नहीं होती तो नींद तो आ ही जाती है। बस एक रास्ता पता चल जाए, बस इतना पता चल जाए क्या कब कितना पढ़ना है, और हर हफ्ते कोई चेक कर ले कि जितना पढ़ा है सही तो किया है ना, इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो बेटा कुछ ऐसे ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज। कई सालों के जेई पेपर को एनालाइज करके हमने कुछ ऐसा बनाया है कि यही समझ लो आपका जेई का पेपर है। तो डंके की चोट पे कह सकते हैं हम, पेपर तो यहीं से आएगा। तो हर हफ्ते शेड्यूल टेस्ट रहेंगे जिसमें इतने सारे बच्चों में आपका रैंक बनाया जाएगा। तो हर हफ्ते उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए आपने टेस्ट देना है, और बस क्या, वही करते रहो। तो लेक्चर को ध्यान से लगा लो। चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने क्या क्या किया, आंख बंद करके रिकॉल करिए। इस पार्ट में हमने अब तक क्या सीखा है? अभी तक हम पिछले पार्ट में लिमिटिंग रिएजेंट तक कर चुके थे। आज हमने सबसे पहले पीओएसी सीखा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। उसके बाद हमने सीखा परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, परसेंटेज प्योरिटी। अब बेटा हम आगे एक टॉपिक करने जा रहे हैं, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैसे बात करें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं आता है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मगर मतलब पहले ज़माने में कोई क्वेश्चन आता था, मतलब कम आता था। अभी क्या हुआ ना, पिछले 2-3 साल से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो एनटीए बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, आप जानते ही हैं उसको। तो उसने क्या किया, अब ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछ लेता, अब ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगर आपकी शिफ्ट में इस टॉपिक का सवाल आए तो आप खुश ज़रूर होइएगा। क्वेश्चन डुएबल है, बहुत फिक्स्ड पैटर्न के सवाल आते हैं, आप क्वेश्चन बना पाएंगे।
ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। मगर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि हमें टाइम ज्यादा लग सकता है, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, जस्ट मार्क फॉर रिव्यू एंड डू इट इन द एंड, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहां पर देखिए बेटा, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, एक ट्रू डिपिक्शन होता है किसी कंपाउंड का। अगर मैंने कहा C6H6 तो आपके दिमाग में एकदम से आता है बेंजीन, C2H5OH, इथेनॉल, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये आपको एक्सप्रेस करके देगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, और ये ट्रू डिपिक्शन करता है किसी कंपाउंड का, है ना। कि हम कह सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6 एक्सक्लूसिव है ग्लूकोज के लिए, हमेशा ग्लूकोज की याद आती है। मगर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिएगा ग्लूकोज C6H12O6, बेंजीन C6H6, एसिटाइलिन C2H2, इतना लिख लेते हैं। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इंपेरिकल फॉर्मूला में आपको काटा पीटी करनी है कि भाई इसको काट पीट दो, 6 से डिवाइड कर दूं अगर मैं इन सबको, तो देखिए मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा, मतलब मैंने काट पीट दिया है इसको, तो ये बना CH2O, 6 से डिवाइड कर दिया सबको। यहाँ पे 6 से डिवाइड करूंगी तो CH बना, 2 और 2 को काट दूंगी तो CH बना। तो ये सिंपलेस्ट रेशो जब आप एलिमेंट्स का निकालते हैं किसी कंपाउंड में, तो जो सामने निकलता है वो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा, इनमें एक रिलेशन भी है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा आप कैसे निकाल सकते हो, इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करके। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर मैं सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँ ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये आ जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर सबस्क्रिप्ट में एक नंबर n से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके सामने बेटा जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करें शिल्पी मैम, अब हम क्या करें, n कैसे निकालें। n निकालने का तरीका देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये सवाल में दे रखा होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को बेटा आपको डिवाइड करना रहेगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को आपको डिवाइड करना रहेगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। समझ गए बेटा, यस ओके। अच्छा अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हम निकालेंगे कैलकुलेट फ्रॉम मास या फिर मास परसेंटेज। जो मास या मास परसेंट का डेटा हो दे रखा होगा क्वेश्चन में उससे निकालेंगे। फिर से समझिएगा, देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करेगा, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है एटम्स का जो प्रेजेंट होते हैं आपके कंपाउंड में। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल डिपिक्शन करता है कंपाउंड का, इंपेरिकल फॉर्मूला एक्चुअल डिपिक्शन नहीं करता। देखिए 2 अलग अलग कंपाउंड्स के इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला को देख के ये नहीं कह सकते मैम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है C6H6, ये CH तो मैम बेंजीन नहीं। 2 अलग अलग कंपाउंड्स के इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, है ना। अच्छा क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला को सबस्क्रिप्ट में n से मल्टीप्लाई करो उसके बराबर होता है। n को निकालते कैसे हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास सवाल में दे रखा होगा, डिवाइड करिए इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। इंपेरिकल फॉर्मूला मास के लिए हमें एक्चुअली इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ता है, वो इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा तो मास आएगा। और इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में मास या मास परसेंटेज का डेटा दिया होगा। इस तरीके के सवाल को करने का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, मैं आपको क्वेश्चन एक करवाऊंगी उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड, है ना। तो एक एग्जाम्पल और दे दूंगी। तो एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया पिछले साल, इसी सवाल को अपन सॉल्व करके पूरा समझेंगे। ठीक है, देखिए हमें कहा गया है कि एलिमेंटल कॉम्पोजिशन एक कंपाउंड का कुछ इस प्रकार है। एलिमेंटल कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रकार है बेटा, हमारे पास कार्बन दिया गया है 54.2% में, ठीक है। हमारे पास बेटा हाइड्रोजन है 9.2% में और ऑक्सीजन है बेटा जी 36.6% में। सवाल में पहले तो जो मास परसेंट का डेटा दिया है आप इसको मास की तरह ही यूज करते हैं। क्यों मैम, क्योंकि आप मान लीजिए अगर 100 ग्राम कंपाउंड था तो 100 ग्राम कंपाउंड में 54.2 ग्राम कार्बन था, 9.2 ग्राम हाइड्रोजन था, 36.6 ग्राम ऑक्सीजन था।
ठीक है, तो मास परसेंटेज को मास की तरह ही यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज आप हमेशा इनको जोड़ के देख लीजिएगा कि परसेंटेज 100 बन रही है। कभी कभी वो एक एलिमेंट, जैसे मान लो यहाँ ऑक्सीजन ना देता, सिर्फ कहता 54.2% कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, तो आप समझते 100 तो नहीं बन रहा है टोटल परसेंटेज, तो एक एलिमेंट मिसिंग है, यहाँ ऑक्सीजन ही मिसिंग होगा। आपको एटॉमिक मास के डेटा से भी हेल्प मिलता है। तो आपका ऑक्सीजन मिसिंग है, तो 100 में से 54.2 और 9.2 को घटा देते, तो हमें एक मतलब कभी कभी ऐसा करता है, इस सवाल में ऐसा नहीं किया, कभी ऐसा कर देता है कि एक एलिमेंट का डेटा मिस कर देता है, तो आप खुद से निकालिएगा उसे, ठीक है, 100 में से घटा के। तो हम इसको क्या करेंगे, मास की तरह यूज करेंगे। सबसे पहली चीज बेटा, हम ना मोलर रेशो निकालते हैं। हम एलिमेंट का मोलर रेशो निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जो मास दिया है उसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 होगा। कर लेंगे। देखिए जरा, हम क्या कर रहे हैं, मोलर रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मोलर रेशो कितना आएगा, ये कुछ 4.5, ठीक है, ये तो 9.2 ही रहेगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.2 ले लेती हूँ। क्या आएगा, सबसे पहले बेटा जी हम मोलर रेशो निकालेंगे, ठीक है। थोड़ी जगह तो कम है वैसे इधर, यहां दोबारा लिख लेती हूँ। आइए, मोलर रेशो, मोलर रेशो हमने निकाल ली, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितना आया बेटा 4.5, 9.2 और 2.2। इसके बाद आपको हमेशा सिंपल मोलर रेशो लेना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशो। क्यों मैम, ऐसा क्यों, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला में सिंपल रेशो ही तो लिया था, तो सिंपलेस्ट मोलर रेशो लोगे। और कैसे निकालते थे इंपेरिकल फॉर्मूला, सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर देते थे, यही करते थे। C6H12O6 का इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालता, छोटा नंबर 6 था, सबको डिवाइड कर दिया उससे। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर दो। यहाँ सबसे छोटा 2.2 है, तो 4.5 को 2.2 से भाग करिएगा, 9.2 को करिएगा, और बेटा जी 2.2 को 2.2 से ही करिएगा। देखिए क्या करेंगे, पहले मोलर रेशो निकालेंगे, फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालेंगे। अच्छा, सिंपलेस्ट मोलर रेशो कितना आया, 2.2, मतलब अराउंड मैं राउंड अबाउट कर रही हूँ, तो अराउंड 2 हो जाएगा, लगभग 2 हो जाएगा। ये अराउंड 4 हो जाएगा, और ये तो 1 है ही। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सिंपलेस्ट मोलर रेशो होगा, सिंपलेस्ट मोलर रेशो है बेटा जी, वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। अगर होल नंबर में नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट करिएगा। जैसे अगर मान लीजिए 2.5 होता, तो मेरे को 0.5 को हटाना पड़ता, मेरे को होल नंबर बनाना है उसको, ये हमेशा मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो आ गया होल नंबर, तो आप बच गए। तो यानी ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आया है मोल्स का, यही इंपेरिकल फॉर्मूला है, C2H4O1। देखिए C2H4O1, सवाल में पूछा क्या गया है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, नीचे n निकालते हैं। n के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है सवाल में, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, यस मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 132 ग्राम पर मोल। इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए भी यही यूनिट लेंगे। अब इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेते हैं। देखिए 2 कार्बन का 24 ग्राम प्लस 4 28 प्लस 16, ये आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बताइए 44 आ गया बेटा जी। देखिए 44 आ गया है। अब किससे कटेगा, 3 पे कटेगा ना, तो n की वैल्यू आ गई है 3। तो n की वैल्यू 3 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करिए। कितना था, C2H4O को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C6H12O3, यानी ऑप्शन नंबर डी। कर सकते हैं, जल्दी बताइए, ऑप्शन डी। हाँ जी, C6H12O3। ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल होता है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। एक और एग्जाम्पल देके आपको रिकैप कराऊंगी, उसमें सारी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, आपका थोड़ा टाइम ही सेव होगा। ठीक है, तो देख लीजिए। आइए जरा, एक क्वेश्चन और है, इसको खुद से बनाइएगा, मैं सारा आपको स्टेप दोबारा रिवाइज कराती हूँ। कहता है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड जिसमें इतना पोटेशियम है, ठीक है, इतना क्रोमियम है और बेटा इतना ऑक्सीजन है। तो हमने मास परसेंटेज को मास की तरह यूज किया। सबसे पहले हम मोलर रेशो निकालेंगे। कैसे, इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करिए। पोटेशियम का 39, क्रोमियम का 52 और आपका ऑक्सीजन का 16 है ना। इसको मास को
एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोलर रेशो निकलेगा 0.68, यहाँ 0.68, यहाँ 2.38। अब क्या करते हैं, सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालते हैं, और सिंपलेस्ट मोलर रेशो के लिए जो सबसे छोटा नंबर है उसे सबको भाग कर दो। देखो 0.68 से 3.5। अब मैंने क्या कहा था, यू हैव टू मेक श्योर कि ये सिंपल रेशो होल नंबर में आए हमेशा, कहा था। और होल नंबर में करने के लिए आप देखिए यहाँ पे आपको के सी आर और कितना है ऑक्सीजन 3.5 मिला, ये तो नहीं हो सकता। तो होल नंबर के लिए आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। कर सकते हैं, देखिए यही था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करते रहिएगा घर पे। ये सेम पैटर्न है, इसमें कहता है कंपाउंड है नाइट्रोजन का, जो मतलब नाइट्रोजन है जिसमें कितना 7 और आपका ऑक्सीजन है 16, 7:16 मास रेशो है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए अगर वेपर डेंसिटी 46 है तो। वेपर डेंसिटी से आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हो, वेपर डेंसिटी क्या होता है सोचिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास मैम 2 ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे बेटा एटॉमिक मास 14, 16, ठीक है। आप मोलर रेशो निकालेंगे 0.51, सिंपलेस्ट मोलर रेशो छोटे नंबर से 0.5 से डिवाइड करेंगे 1:2, 1:2 आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशो आ गया। अब आपसे पूछा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मगर वेपर डेंसिटी का यूज करना है। कैसे, वेपर डेंसिटी का यूज करके आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी को यूज करके मास निकालिएगा। आप समझ रहे हो सवाल को, समझे तो लिख लीजिए बेशक। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है। और वेपर डेंसिटी कितना है 46 है, तो ये कितना होगा 92, ठीक है, 92 ग्राम पर मोल। अब इसको यूज करके आप कर सकते हैं आगे। इंपेरिकल फॉर्मूला आपके पास है ही, मॉलिक्यूलर मास है n निकालेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो मैंने आपको सवाल दिए हैं कई सारे होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन बेटा बना के जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तभी आप अच्छे इस टॉपिक में हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेशन नंबर 2 था मोल कॉन्सेप्ट का, और आई होप आपने सच में इस चैप्टर को एंजॉय कर रही हो। सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप ऐप पे जो मैंने कोर्स फ्री में बना के दिया है उसमें मैं जितनी DPPs आपको शेयर करी हूँ असाइनमेंट, आप उन सबको सॉल्व करें और मुझे आके कॉमेंट करके बताएं कि यस शिल्पी मैम आप अगली DPP में मैम और क्वेश्चन डालिए, हम सारे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। तब मुझे अच्छा महसूस होगा, एंड आई विल ऑल्सो बी प्राउड कि भाई जो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं वो सफल हो रही है, क्योंकि तुम तक पहुंच पा रही है, फायदा हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए बेटा, तो रिवीजन करना तो बनता है, तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारा जो अब तक पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन तो इम्पॉर्टेंट है बाबू भैया। तो चलिए, तो आज के सेशन में क्या किया है, लेट अस रिवाइज नाउ। देखिए सबसे पहले बेटा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई में अभी 1-2 साल से हर शिफ्ट में एक सवाल इसका होता है। तो कहाँ अप्लाई करना है, जहाँ पे हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वी विल सी कि एक रिएक्टेंट में कोई एलिमेंट है वो पूरा का पूरा कंज्यूम होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ईजी है आइडेंटिफाई करना। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है आपके पास तो आप लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर इसको लगा सकते हो, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो फुली कंज्यूम होके रिएक्शन के दरमियान सारा प्रोडक्ट में चला जाता है ना। तो उस पे हम इसको आराम से लगा सकते हैं, या फिर ऐसे एलिमेंट पे जो हमें पता है कि फुली कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, वो तो पक्का पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाते हैं, जो सिंपली बस यही बात के ऊपर बेस्ड है कि जो टोटल एटम है एक एलिमेंट का वो कंजर्व होगा रिएक्शन में, राइट। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, KClO3 को अगर हम हीट करके KCl और ऑक्सीजन बनाते हैं, वैसे तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके स्टोइकियोमेट्री से कर सकते हैं, मगर मान लीजिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सारा का सारा बेटा KClO3 जो है वो हीट करने पे पूरा जो है डिकम्पोज हो चुका है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं इसमें POAC बेटा जी क्लोरीन के ऊपर लगाती हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितना क्लोरीन यहाँ है उतना ही क्लोरीन यहाँ है। और आप देखिए 1 मोल KClO3 के अंदर 1 मोल क्लोरीन है, तो क्लोरीन के कितने मोल्स हैं, क्लोरीन के कितने मोल्स हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड, उतने ही मोल्स क्लोरीन के हैं राइट हैंड साइड, सही बात है। कितना मोल है क्लोरीन, 1 मोल KClO3 में 1 मोल क्लोरीन है, तो क्लोरीन के मोल्स होंगे 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3,
ठीक है। यहाँ पे देखो 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड में 1 मोल क्लोरीन है, तो यहाँ क्लोरीन के कितने मोल्स है 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए अगर मैं POAC लगाती, यहाँ लिखती हूँ POAC, अगर बेटा मैं ऑक्सीजन पे लगाती तो मैं ये कह सकती थी जितना ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही बेटा ऑक्सीजन होगा राइट हैंड साइड में। सही बात है। यहाँ पे देखो 1 मोल KClO3 में 3 मोल ऑक्सीजन है, तो कितना ऑक्सीजन है 3 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3, है ना, इतना होगा। यहाँ पे देखिए बेटा ऑक्सीजन इधर 1 मोल O2 के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन है, तो ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। यही POAC लगाना है ना, मैं लगा सकती हूँ। मैंने लिया था KClO3 पूरा डिकम्पोज हो गया, तो मैं अगर फुली डिकम्पोज है मैं तीनों एलिमेंट्स से POAC लगा सकती हूँ। क्वेश्चंस का आइडिया आपको लग जाएगा, जैसे खास करके जैसे कैरियस मेथड वाले क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, एस्टिमेशन सल्फर का कर रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक अमाउंट में सल्फर था वो इतना बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, मास परसेंटेज बताइए सल्फर का ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस तरीके के सवाल आपको मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है आपको सेशन के अंदर, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज बेटा क्या है हमारे सामने, परसेंटेज यील्ड ले लेते हैं। आइए, परसेंटेज यील्ड किस बात से जन्म लेता है कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन को लैब में करते हैं और ऑन पेपर करते हैं सेम रिएक्शन से, सेम रिएक्टेंट का अमाउंट लेते हैं, तो पेपर पे जब आप रिएक्शन करते हैं तो आपको थ्योरेटिकल अमाउंट ज्यादा मिलती है। सेम अमाउंट का रिएक्टेंट अगर केमिस्ट्री लैब में जाके करोगे तो आपको दिखेगा कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो हमें कम मिला है। उसी से परसेंटेज यील्ड आपको नजर आएगा। कैसे निकालते हैं, एक्चुअल अमाउंट प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट। जो एक्चुअल अमाउंट है बेटा ये सवाल में दिया होता है हमें, और आप देखेंगे ये कम ही होता है यूजुअली। थ्योरेटिकल अमाउंट वो है जो आप पेन और पेपर से रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से निकालते हैं। तो जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से प्रोडक्ट का अमाउंट आया है वो थ्योरेटिकल अमाउंट है। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट को थ्योरेटिकल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, और इसमें आप मास या मोल्स दोनों को ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट के लिए। ठीक है, उसके बाद बेटा परसेंटेज प्योरिटी है जो इस बात के ऊपर आधारित है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका सिर्फ प्योर अमाउंट ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाएगा। तो रिएक्टेंट का जितना भी प्योर है, जो भी प्योर रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट बनाएगा। तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए वैसे तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है एज। जैसे हम एक एग्जांपल लें अगर कि 100 ग्राम NaCl का सैंपल है जो सिर्फ 20% प्योर है मान लो, तो इसका मतलब वो 20% ही 100 ग्राम का 20% मतलब 20 ग्राम ही NaCl है जो रिएक्शन में आगे प्रोडक्ट के लिए पार्टिसिपेट वगैरह करेगा। बाकी हमारे पास मतलब 20 ग्राम प्योर है, बाकी 80 ग्राम जो बचेगा बेटा वो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है, अनवांटेड फलाना ढिकाना फालतू का अड़ंगा पड़ा है। ठीक है, तो हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करें ये ध्यान रखें कि अगर ऐसे दिया गया है कि हमारे पास 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो 20% प्योर था उसको हीट करने में बताइए कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, तो सारा का सारा 40 ग्राम प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, उसका 40 ग्राम का 20% ही होगा जो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो प्योर रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बनाएगा। इसके बाद बेटा इंपिरिकल फॉर्मूला पिक्चर में आता है। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जब आप किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स को उनके सिंपल होल नंबर मतलब सिंपल रेशो में, होल नंबर भी छोड़िए, किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स को सिंपलेस्ट रेशो में लिख दीजिए, वो क्या निकल के आएगा इंपिरिकल फॉर्मूला। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, अगर मैं काटा पीटी कर दूं 6 से तो CH2O इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है। बेंजीन C6H6 6 से काट दूं तो CH इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है। ऐसे ही एसिटाइलिन 2 से काट दूं CH इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है। इंपिरिकल फॉर्मूला ट्रू डिपिक्शन नहीं होता है कंपाउंड का। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला में रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एक्चुअली इंपिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करो सबस्क्रिप्ट में उसके। n कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को डिवाइड करिए इंपिरिकल फॉर्मूला मास से। अब इंपिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, इंपिरिकल फॉर्मूला से। और इंपिरिकल फॉर्मूला कहां से आएगा शिल्पी मैम, इंपिरिकल फॉर्मूला के लिए सवाल में आपको मास या मास परसेंटेज का डेटा दे रखा होगा। ठीक है, उस मास के डेटा से सबसे पहले आप मोलर रेशियो निकालते हैं, एलिमेंट के मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके। मोलर रेशियो को आप बेटा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में लिखते हैं। कैसे, सबसे छोटा जो मोलर रेशियो का नंबर है उससे सबको डिवाइड करके, और अगर बेटा ये होल नंबर में नहीं होता तो आप इसको होल नंबर में बनाते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो।
होल नंबर में बनाना है। तो आपका पूरा इंपेरिकल फॉर्मूला तैयार है। उस इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास सवाल में दे रखा होगा, ठीक है। तो यही है जो आज के सेशन में वी हैव डन दीज 4 टॉपिक्स अच्छे से विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है बेटा अपना, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव डन रॉक, पेपर एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सीजर्स, ठीक है। सीजर्स करेंगे इसके बाद। तो आई एम श्योर कि आप पूरा प्लान अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने बेटा कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो ये कोर्स आपके लिए फ्री है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, मैं अच्छे से आपको ओपन करके दिखा देती हूँ हाउ यू हैव टू डू इट। लेट मी शो इट टू यू। तो जैसे ही बेटा जी आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाएंगे तो आपके सामने ऐसा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली बेटा दिन रात जाग के कोर्स बनाया है आपके लिए, क्योंकि YouTube पे आप एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ भी नहीं कर सकते सेशन लेने के अलावा। मुझे हैंड रिटन नोट्स देने हैं, आपको रात को पढ़ते हुए डाउट आ गया है ना, या फिर ऐसा हो गया कि शिल्पी मैम ने जो असाइनमेंट दिया, मैंने कहा ये टॉप 10 क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं आज तक पेपर में, तो आप क्या करोगे, कैसे देखोगे। तो ये रहा, देखिए पेज आप ओपन करेंगे, यहाँ से बेटा आपको ऑप्शन देखो, सब मैथ्स, फिजिक्स, जनरल, केमिस्ट्री सब कुछ होगा इंग्लिश में, जिस भाषा में बात कर रही हूँ, ठीक है। आप बाय नाउ पे कोर्स पे टैप करिए, सब देखिए आपको स्टडी मटेरियल डिजिटल PDF आपको मिल जाएगा, है ना। लाइव सेशंस क्लासेस में, मतलब लाइव सेशन जैसे आप देखोगे हमारे साथ होंगे, डिजिटल नोट्स, क्लास रिकॉर्डिंग, और फिर आपका इसको तो खैर आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके टीचर्स हैं सारे, फेवरेट शेड्यूल भी है नीचे, आपको टैप करना है बाय नाउ। जैसे बाय नाउ करोगे आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा अपने नंबर से, उसके बाद कोर्स में आप एनरोल हो जाओगे, समझ गए। और फिर सारे फीचर्स मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट सेशन में, और फीचर्स को कैसे आपने अच्छे से जो है एक्सेस करना है, जिससे आपको सारी चीजें की क्लास के बाद जो मैम ने क्वेश्चन दिया होगा वो आप कर पाओ। तो फटाक से ज्वाइन कर लो कोर्स को, क्योंकि जब ये कोर्स पेड होगा ना फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, समझ गए। तो भाई फ्री में मिल रहा है तो लूट लो भाई। ये समझो शिल्पी मैम अपनी जेब से पैसे निकाल के दे रही है, करारे करारे नोट, ठीक है। बस यही करके अब उस मेहनत का भाई हमें थोड़ा सा बस ये चाहिए कि तुम रेसिप्रोकेट दो, बाकी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कल को तुम हमें दुआएं दोगे, इस कोर्स को याद करोगे कि शिल्पी मैम थैंक यू, मतलब YouTube पे किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया। YouTube पे पढ़ा सब देते हैं फ्री में, मगर बच्चा बाद में कैसा महसूस करता है ये कोई भी नहीं सोचता। कि बच्चे को हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दें प्रैक्टिस करने के लिए, उसको क्विज दे दें, उसको नोट्स दे दें, हैंड रिटन चीजें दे दें, है ना, ताकि उसका टाइम सेव हो जाए, ये कोई नहीं सोचता है। तो उसके लिए बेटा अब हमने इतना बड़ा स्टेप लिया है, और यकीन मानो आसान नहीं था ये, मगर जहां तुम्हारा फायदा आता है ना तो पूरा मतलब वेदांतु हमेशा पिघल ही जाता है कि यार बच्चे को अगर इससे बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तो अभी करो। अच्छा बच्चा खरीद नहीं पा रहा, फ्री कर दो इसको। तो पूरा कोर्स बना दिया, बस आप फॉलो कर लीजिएगा, एनरोल हो जाना, वरना मैं जो भी चीजें दूंगी क्लास के बाद, जैसे आज जो होमवर्क असाइनमेंट है वो इसी कोर्स वाले बच्चों को मिलेगा। तो क्लास लगा ली है आपने, तुरंत इस कोर्स को बाय नाउ 0 रुपीज में जाके एनरोल हो जाइए, क्योंकि रॉक तो हम फिनिश कर चुके हैं, आज हमने पेपर भी पूरा कर लिया है। तो रॉक हो चुका है, पेपर हो चुका है, अब सीजर्स बचेगा। तो सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डाइल्यूशन, मिक्सिंग, मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। एंड आई वांट टू टेल यू दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू बेटा, कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। तो यार एक तो कमेंट जाने से पहले करना है कि शिल्पी मैम आपको जैसा भी सेशन लगा बेटा आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और लिख देना रॉक, पेपर एंड सीजर। रॉक और पेपर पूरा कर लिया है तो फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में अपने, ठीक है, सीजर्स वाले पार्ट में, ताकि पूरा एनटीए को जड़ से ही हम काट दें और एनटीए को कहें कि भाई तेरा तो हमने इस बार कर दिया। फील्डिंग सेट हम करेंगे क्योंकि हमारा कोर्स तैयार है, ठीक है, हमारा कोर्स तैयार है। तो बेटा अगले सेशन में मिलेंगे। जो बच्चा यहाँ तक पहुँच गया है चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हाजिरी लगा देना, मैम अटेंडेंस मार्क कर दी है, और कमेंट करके जाएगा हर बच्चा कैसा लगा सेशन, ठीक है, एंड विल कंटिन्यू द सीरीज। दैट्स इट गाइज, बस भरोसा करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तुम ये प्यार बनाए रखना, हम पूरा मतलब दिन रात एक कर देंगे, सारा मतलब जहां एक कर देंगे तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, इस बात का वादा करते हैं।
Okay, thank you so much, guys. So this is me, Shilpi Kaushik, your Dora ma'am, signing off for the day. Bye bye. See ya.